हेयर पीप्स, एग्ज़ाम बहुत क्लोज है इंग्लिश का, तो बी प्रिपेयर्ड विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, बी प्रिपेयर्ड विद PYQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स आर कि एक तो स्टोरी मुँह ज़बानी होनी चाहिए, स्टोरीज मस्ट बी ऑन योर टिप्स। सेकेंडली सेंटेंस फ्रेमिंग मस्ट बी गुड, ठीक है। और ये भूल जाना कि और वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, अटेम्प्ट तुम्हें करना है और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, बट द ओनली कंडीशन इज छोड़ के कुछ भी बताना, कुछ भी नहीं। और वाला का अलग कैसा आई नो, बाकी मत छोड़ के आना। जितने क्वेश्चंस हो अटेम्प्ट करना है, नहीं आ रहा इसलिए बोल रही हूँ, स्टोरी और सेंटेंस फ्रेमिंग, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट हथियार फॉर यू गाइस इस एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं। आज हम थीम वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो शॉर्ट में आ सकते हैं, जो लॉन्ग वाले होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी फटाफट बस एक लिस्ट बना रखी है मैंने, उन क्वेश्चंस को हम गो थ्रू करेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। से जो हम क्वेश्चन उठा रहे हैं दैट इज़ बाय द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डॉडेट। क्वेश्चन कैन बी कि हाउ डज द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट द थीम ऑफ पैट्रियोटिज्म। मतलब कि जो ये स्टोरी है, जो लास्ट लेसन का चैप्टर है, ये पैट्रियोटिज्म की थीम पे कैसे फोकस कर रहा है। पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, देशभक्ति पे कैसे फोकस कर रहा है। इसमें हम आंसर कैसे लिखेंगे। अच्छा, पहले इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो 2 नंबर के तरीके से अटैम्प्ट करना, लॉन्ग वाला आए तो लॉन्ग के तरीके से अटैम्प्ट करना। 2 वाले को प्लीज़ लॉन्ग मत बना कर आना, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, जितना क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ उतना ही आंसर करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि लास्ट लेसन में जो पैट्रियोटिज्म था, जो देशभक्ति थी, उसने एम्फेसाइज किस तरीके से किया, उसने एम्फेसाइज किया मदर टंग की लव के लिए। जो उनके जो लास्ट लेसन हुआ था, जो हैमिल ने लास्ट लेसन लिया था, वो इसलिए लिया गया था ताकि उन विलेजर्स को, वहाँ के स्टूडेंट्स को ये पता चले कि उनका कनेक्शन क्या है, उनकी खुद की आइडेंटिटी कैसे पता लगी थी उनको थ्रू देयर मदर टंग, है ना। तो बेसिकली एम्फोसाइज इसलिए किया गया था ताकि उनको खुद की पावर समझ आए। जो जर्मन गवर्नमेंट ने उनकी लैंग्वेज को बैन कर दिया था, अब उनको अपनी मदर टंग की वैल्यू समझ में आई थी, है ना। तो जो एमएल का लास्ट लेसन था वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ था लास्ट में, वो एक डीप बॉन्ड के तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ था, किसके बीच में, उनकी आइडेंटिटी की, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी के बीच में और लैंग्वेज के बीच में। तो यहाँ से हमें पता चलता है ये सारी चीज़ों से रिफ्लेक्ट होता है थीम ऑफ पेट्रियोटिज्म। नेक्स्ट आता है लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनीस जंग। इसमें क्वेश्चन सेम हम जब थीम वाला पढ़ रहे हैं तो वही कर रहे हैं। व्हाट डज द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग रिवील अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन सोसाइटी। ऑल्दो यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉपरली गिवन है कि चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, बट अगर वो डायरेक्टली थीम पूछ रहे थे तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन हुआ था सोसाइटी में। अच्छा, तो अब हम इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग में जो एक्सप्लॉयटेशन था वो किसके थ्रू पोर्ट्रेट किया गया था, वो 2 बच्चों के थ्रू पोर्ट्रेट किया गया था। बेसिकली हमें यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। 2 कैरेक्टर्स कैसे दिखाए गए हैं, यहाँ पे पॉवर्टी को रिफ्लेक्ट करने के लिए 2 कैरेक्टर्स की हेल्प ली गई, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाया गया कि जो ऑथर है उसने पॉवर्टी को फोकस किया, उन बच्चों को फोकस किया जो मजदूरी कर रहे थे, जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाई और जिनको बेसिक राइट्स भी नहीं मिल पाए। तो ये जो ब्रूटल साइकिल है ये डिमांड करता है कि सोशल चेंज होना चाहिए एंड अवेयरनेस होनी चाहिए चिल्ड्रन के राइट्स को लेकर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से, ठीक है, दैट इज डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस। ऑथर का नाम ज़रूर याद होना चाहिए, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उसमें स्टार्टिंग ही ऑथर का नाम लिख के करनी है कि द चैप्टर नेम इज दिस एंड इसका ऑथर इज दिस एंड देन कंटिन्यू योर आंसर, ठीक है। ये तरीका होता है तुम्हारा आंसर बड़ा करने का, लॉन्ग टाइप है ना, ठीक है। अच्छा, डीप वाटर पे आते हैं। इसमें द क्वेश्चन विल बी लाइक हाउ डज डीप वाटर इलस्ट्रेट द थीम ऑफ ओवरकमिंग फियर। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो डीप वाटर है, इसने, इस स्टोरी ने कैसे हमको बताया कि हमें फियर ओवरकम कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए भाई। रहने दो, तो मैं बताऊँ, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, कोई टाइम नहीं है। ओके, तो डीप वाटर में बेसिकली हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। डीप वाटर एक ऐसे है जो कि विलियम डगलस ने लिखा है, जहाँ पर उसने अपने चाइल्डहुड के फियर शेयर करे हैं। किसके बारे में, वाटर से, कि उसको डर लगता था। उसने हमें बेसिकली क्या बताया कि उसने अपने पानी के फियर को, जो उसका फोबिया था, उसको कैसे ओवरकम किया। उसने इनिशियली स्विमिंग अवॉइड करी थी, बट लेटर उसने इस फियर को ओवरकम किया उसके करेज, उसके साहस की वजह से। जो उसका बेसिकली करेज था कि मुझे ये ओवरकम करना है, एंड ही डिड।
तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस ऐसे में एम्फसाइज किया गया है कि एक फियर को जब आप कन्फ्रंट करते हो वो आपकी की होती है टूवर्ड्स पर्सनल ग्रोथ, आपकी खुद की भी ग्रोथ होती है और आपकी उस फियर पे मास्टर भी हो जाती है, जिसकी वजह से पता चला कि वो अपने रीडर्स को ये बता रहे कि हमारे एंजाइटीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं बेसिकली, चाहे वो किसी का फियर हो चाहे वो किसी की एंजाइटी हो। यहाँ पर इन चीज़ों को एम्फसाइज किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ रही हैं जल्दी से। द नेक्स्ट चैप्टर इज द रैट ट्रैप रिटन बाय एल्मा लेगरलॉफ। यहाँ पे क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द रैट ट्रैप। सेंट्रल मैसेज क्या है, मतलब थीम क्या है। सेंट्रल मैसेज हो, थीम हो, या एम्फसाइज क्या करना चाह रहा है या हाईलाइट क्या करना चाह रहा है, दैट इज ऑल सेम। यहाँ पर आंसर पे आते हैं। जो रैट ट्रैप है वो एक स्टोरी है एक इंसान के बारे में, एक आदमी के बारे में जो एक काइंड का स्ट्रेंजर है, ठीक है। वो एक तरीके से इम्पोर्टेंस याद करता है कि कैसे कि ह्यूमन का काइंडनेस क्या है, रिडेम्पशन क्या है। पूरी स्टोरी याद करो रैट ट्रैप की, उसमें दिखाया क्या गया था, ठीक है, उसमें हुआ क्या क्या था। एक्चुअल में अगर हम मोटे मोटे भाषा में बात करें, क्योंकि हमको यहाँ पे समरी लिखनी है, ब्रीफ में बताना है कि क्या क्या हुआ था, तो हुआ क्या था, जो इंसान था, वो जो आदमी था, उसको ये पता चला कि ह्यूमन काइंडनेस क्या होती है, किस तरीके से ह्यूमन बिहेव करता है, किस तरीके से ह्यूमन हेल्प करता है ना। तो इसी चीज़ पे एम्फसाइज किया गया था। जो रैट ट्रैप है उसने ये भी सिंबलाइज किया कि हमारे लाइफ के क्या ट्रैप्स होते हैं, लाइफ के कौन कौन से स्यापे होते हैं, और क्या हमारी टेम्पटेशंस, इच्छाएं होती हैं, जो कि अगर हम वर्ल्ड के तरीके से देखे जाए तो वो स्ट्रगल्स दिखा रहे हैं, ह्यूमन कंडीशंस में क्या क्या स्ट्रगल्स आती हैं। एट लास्ट यही बोलेंगे कि ये स्टोरी हाईलाइट कर रही है कि एम्पैथी, एम्पैथी मतलब दर्द, कि आप किसी का दर्द समझ रहे हो या कंपैशन समझ रहे हो उसके तरीके से। जैसे उस लड़की ने क्या किया था, उस इंसान की पूरी लाइफ चेंज कर दी थी, उसका पूरा आउटलुक चेंज हो गया था, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया था लोगों की तरफ से, लोगों को देखने के लिए। तो इसी तरीके से ये जो एम्पैथी या कंपैशन होता है ये पर्सन के आउटलुक को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। अगला चैप्टर हमारा आता है इंडिगो, जो कि रिटन बाय लुइस फिशो, राइट। तो इसका क्वेश्चन कैन बी हाउ डिड महात्मा गांधी कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ इंडिगो रिवॉल्ट। महात्मा गांधी ने कैसे कंट्रीब्यूट किया कि ये जो इंडिगो की सक्सेस है ये हो जाए। अब यहाँ पे सीधा सीधा आंसर, जितना पूछा गया सिर्फ उतना आंसर लिखना है। महात्मा गांधी की जो लीडरशिप थी वो बहुत ही क्रूशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इन द सक्सेस ऑफ दिस इंडिगो रिवॉल्ट। कैसे, जहाँ पे फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि वो इंडिगो उगाएं इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। जो गांधी थे उन्होंने मोबिलाइज किया फार्मर्स को, किस तरीके से, नॉन वायलेंट मीन्स से उन्होंने फार्मर्स को मोटिवेट करा, अहिंसा के मार्ग से एनकरेज किया कि तुम प्लांटर्स को बॉयकॉट कर दो। जो रिवॉल्ट था बेसिकली रिजल्ट क्या आया कि ब्रिटिशर्स एक हिस्सा छोड़ के, जितना मनी फार्मर्स को चाहिए था उतना हिस्सा छोड़ के वो चले गए। इससे ये पता चलता है कि जो पावर थी पीसफुल प्रोटेस्ट की वो जीती, और सब में एक सोशल जस्टिस की वजह से सब में यूनिटी आ गई थी। नेक्स्ट चैप्टर माय वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर नेम पोइट्स एंड पैनकेक्स विच इज रिटन बाय अशोका मित्रन। ठीक है, यहाँ पर भाई स्टोरी तो सबको मुझे मानी होगी इसकी, तो लाइक अभी तक भी हम स्टोरी को याद करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हमें पैनकेक्स का सिग्निफिकेंस बताना है। पैनकेक्स यहाँ पे इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तुमको इसका मतलब, इसका सिग्निफिकेंस ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, आंसर पे आते हैं। ये जो पॉइंट्स एंड पैनकेक्स की जो स्टोरी है, यहाँ पे पैनकेक सिंबलाइज कर रहा है एक सुपरफिशियल या आर्टिफिशियल लेयर। किस चीज़ की आर्टिफिशियल लेयर? एक ग्लैमर की, फिल्म इंडस्ट्री में जो सराउंड करती है। ग्लैमर मतलब यहाँ पे मेकअप को पैनकेक कंसिडर किया गया है। अशोका मित्र ने क्या किया, इसको एज अ मेटाफॉर यूज़ किया। मेटाफॉर क्या होता है? एक पोएटिक डिवाइस होता है जो बेसिकली आप किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हो, कंपैरिजन के लिए। ठीक है, किस लिए यूज़ किया गया? छुपे हुए राज के लिए, छुपे हुए सच दिखाने के लिए, और चैलेंजेस दिखाने के लिए कि जो ग्लिटरिंग फेस है, ये जो ग्लिटरिंग चेहरा है जो सिनेमा का, उसके पीछे सच्चाई क्या है। तो ये जो स्टोरी है एक सैटारिकल टेक है ऑन द कंट्रास्ट, एक आइडियलाइज्ड इमेज जो आप लोग समझते हो कि इस सिनेमा में क्या होती है और रियलिटी क्या होती है, रियलिटी चेक देने के लिए बेसिकली हम कह सकते हैं जेनजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो होपफुली इतना समझ आ गया होगा। आगे चैप्टर पे बढ़ते हैं। द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्ट्रो। ठीक है, द क्वेश्चन कैन बी what do you understand about the power dynamics in the interview। अब
इससे क्या मतलब है, पावर डायनामिक्स का क्या मतलब होता है इंटरव्यू में, आंसर सुनोगे अपने आप पता चल जाएगा। जरा ना, अगर तुमको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर कोई वर्ड क्वेश्चन का समझ नहीं आ रहा है, स्टोरी सोचो, स्टोरी को इमेजिन करो और फिर फिगर आउट करके देखो कि क्वेश्चन से मैचिंग, स्टोरी से मैचिंग क्या हो सकता है। ठीक है, तो आंसर बोल रही हूँ, उस हिसाब से मेरे को बताना। इंटरव्यू में क्या हुआ था, जो प्रोटैगनिस्ट था, प्रोटैगनिस्ट मतलब जो मेन कैरेक्टर था, जिसका इंटरव्यू लिया गया था बाय द पावरफुल इंडिविजुअल्स, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने लिया था ना कंपनी में उसका इंटरव्यू, वो अवेयर हो गया कि कैसे इंटरव्यूज जो है आर मोर देन जस्ट टेस्ट ऑफ नॉलेज। वो सिर्फ आपके नॉलेज टेस्ट नहीं करते, बल्कि उससे भी ऊपर लेवल के लिए होते हैं। ये सिस्टम होती है किसकी, पावर के लिए। जो स्टोरी है इसने रिवील करा पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को कि कैसे कैसे इंटरव्यू लिया जाता है, जहाँ पे पर्सनल बायसेस भी होते हैं, जहाँ पावर भी होती है, जहाँ मैनिपुलेशन भी होता है, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ पे समझ आया पावर डायनामिक्स का क्या मतलब था। बेसिकली हमको पावर का बताना था कि इंटरव्यू में जो इंटरव्यू है वो पावर कैसे दिखाता है, उसके अंदर इतनी पावर कैसे होती है ना। आगे बढ़ते, गोइंग प्लेसेस बाय AR बार्टन। व्हाट इज द थीम ऑफ गोइंग प्लेसेस, स्टोरी याद है? स्टोरी यहाँ याद करो, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा यहाँ पे स्टोरी आ जानी चाहिए, उस हिसाब से फिर फिगर आउट करने आंसर्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, जो गोइंग प्लेसेस है उसने किस थीम पे एम्फेसाइज किया था, यूथफुल ड्रीम्स पे, जवानी के ड्रीम्स, जवानी के सपने, आ जाओ वापस, एंड द डिजायर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ वन मुंडेन लाइफ। इसकी जो थीम है उसकी ये है, यूथफुल ड्रीम्स, अच्छे खासे ड्रीम्स, जिंदा सपने, या फिर एक चाह जो हमें इन गंदी लाइफ से बाहर निकाल सकेगी। जो प्रोटैगनिस्ट सोफी है, इसकी फैंटेसीज थी बिल्कुल ग्लैमरस फ्यूचर को लेकर, बहुत ब्राइट फ्यूचर को लेकर, लेकिन जो उसके ड्रीम्स थे उन्हें, उनको भी रियलिटी चेक मिल गया था, है ना। तो ये स्टोरी हाईलाइट कर रही है कि जो लोग हैं, जो अगर हम जेंसीज की भी बात कर रहे हैं, उनके भी फ्यूचर, जो उनके जो एम है वो बहुत डिफरेंट है। दे डोंट वांट टू बिकम द डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ahead, they are now engaging in many wonderful skills and they want to make that passion alive, right? तो उसी तरीके से इस यहाँ पे स्टोरी में क्या हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे यूथफुल एस्पिरेशंस कि हमको कुछ करना है, एंड द लिमिटेशंस, जो लिमिटेशन सोसाइटी ने इम्पोज करी, जो लिमिटेशंस फैमिली ने इम्पोज करी, और कुछ रियलिटी चेक भी मिल गया था, है ना। आगे बढ़ते हैं फॉर्म पे, बेसिकली द मदर एट 66 बाय कमला दास। आई होप ये भी बहुत याद होगी, और अगर फील लेके पढ़ी होगी तो डैम श्योर आंसू भी निकले होंगे इसको लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेरे तो निकले थे भाई। ओके, हाउ डज द पोएम माई मदर एट 66 एक्सप्रेस द थीम ऑफ एजिंग एंड डेथ। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि इस पोएम में ये कैसे थीम डिफाइन किया गया कि एजिंग और डेथ, उम्र बढ़ रही है और मौत हो रही है। तो यहाँ पर कमला दास जी कहते हैं कि जो पोम है माई मदर एट 66, इसने कैप्चर करा पोइट के सौरों को, पोइट के दुख को, पोइट के फियर को। किस लिए? जब उसने देखा, जब कमला दास जी ने देखा कि उसकी जो मदर है वो बूढ़ी होती जा रही है ना, एजिंग हो रही है उनकी। द मदर्स जो एज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पोइट को, कमला दास को अंदर से फियर हो रहा है। किसके बारे में? उसकी मदर की डेथ के बारे में। जो पोइट का अंदर का कन्फ्लिक्ट था, जो ये लड़ाइयाँ चल रही थी, जो इनएबिलिटी थी कि वो टाइम को रोक नहीं पा रही थी, इसने रिफ्लेक्ट किया कि ये तो यूनिवर्सल फियर है ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन। अगर हमारा भी कोई लव्ड वन है तो हमको भी फियर होता है ना। तो जो पोम है वो एक्सप्लोर कर रही है द थीम ऑफ मॉर्टैलिटी। इमॉर्टल मतलब अमर, मॉर्टल मतलब जो मर जाएगा, है ना। द थीम ऑफ मोर्टैलिटी एंड द इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी, जो हम एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, उसको लेकर रिलेशनशिप्स में जो इमोशनली कनेक्ट होते हैं, कैन बी द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन एंड कैन बी हूसोएवर रिलेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक इमोशनल कनेक्शन पे एम्फेसाइज किया गया है। नेक्स्ट पोएम इज कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा। द क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट इन द पोएम। तो यहाँ पर कीपिंग क्वाइट का जो मतलब है, पैब्लो नेरूदा ने क्या बोला, उन्होंने बोला यहाँ पे हम स्टिलनेस दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम शांति दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम अकेलापन दिखा रहे हैं। बेसिकली जो कीपिंग क्वाइट है ये एक सिंबॉलिक है, किसका? स्टॉप करना,
जो बिजी सब चल ही जा रहा है, इसको रोकना, ये जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है ह्यूमन लाइफ को, उसको रिफ्लेक्ट करना, उसको समझना और हारमनी, शांति क्रिएट करना एक दूसरे के अंदर और वर्ल्ड के अंदर। जो पॉइंट है उसने लोगों को बोला कि तुम एक बार अपनी इस सारी एक्टिविटीज़ को रोक कर देखो, इस ह्यूमन एक्टिविटी को रोक कर देखो और एक बार सोचो कि तुम किस जगह हो, तुम्हारा नेचर क्या है, तुम किस तरीके से शांति को प्रमोट करोगे और किस तरीके से ग्लोबल अवेयरनेस फैलाओगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। ओके, द क्वेश्चन इज what is the line a thing of beauty is a joy forever mean in the poem? Most important question. What does the line a thing of beauty is a joy forever mean in the poem? मेरी तो बात वैसे तो लाइन से ही क्लियर हो रही है, बट हम आपको आंसर ज़रूर बताएंगे ऑब्वियसली। देखो, इस पोम में जॉन कीट्स ने क्या किया, ब्यूटी एक्सप्रेस करी। ठीक है, चाहे वो नेचर हो चाहे वो आर्ट हो, ये इटर्नल जॉय हमें देती है, मतलब जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, देख के ऐसा लगता है मन संतुष्ट हो गया, वो वाला जॉय देते हैं। ठीक है, ये फेड नहीं होता टाइम के साथ साथ, लेकिन एक हैप्पीनेस का सोर्स बन जाता है। स्पेशली जब आप डिफ़िकल्टी के मोमेंट्स में होते हो और आप उन सीन को याद कर लो जो आपको इमेंस जॉय देते हैं, देन वो कैसा फील होता है ना। ब्यूटी जो होता है वो लास्टिंग कंफर्ट प्रोवाइड करता है और सर्व करता है एज अ रिफ्यूजी, फ्रॉम द हार्शनेस ऑफ लाइफ। बहुत स्पिरिचुअली भी, स्पिरिचुअल मतलब, और इमोशनली मतलब, ठीक है, ये भी होता है इमोशन, वैसे ये रोना ही नहीं होता इमोशन बस। आगे बढ़ते हैं। अ रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो पूछ रहे हैं कि रोड साइड स्टैंड में मैसेज क्या कन्वे किया गया है। अगर हम रोड साइड स्टैंड की बात करते हैं तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने दिखाया डिस्पैरिटी, भेदभाव, किसके बीच में, रूरल और अर्बन लाइफ के बीच में। जो ये पोम है वो हमें दिखा रही है, वो एक रोड साइड स्टैंड की स्टोरी शो कर रही है, जहाँ पे जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये जो वेल्दी लोग हैं, जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं, जो शहरी हैं, जो रिच लोग हैं, ये जो वहाँ से जा रहे हैं ये उनको इग्नोर कर रहे हैं। अब इस पोम में हाईलाइट करी गई है सोशल और इकोनॉमिक डिवाइड, कि किस तरीके से सोशली और इकोनॉमिकली पैसों के बेस भेदभाव किया जाता है, और एम्फसाइज किया गया है कि किस तरीके से रूरल को, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको धिक्कार दिया जाता है। थोड़ी तो हिंदी अच्छी हो गई है मेरी। ओके, आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश सिखा रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट इज Aunt Jennifer's Tigers by Adrienne Rich. Okay, the question is, how do Aunt Jennifer's tigers symbolize her desire? Aunt Jennifer के टाइगर ने अपने डिज़ायर्स, अपनी चाह कैसे जताई। आंट जेनिफर्स टाइगर्स में जो टाइगर उसने एम्ब्रॉयड करे थे, जो उसने बनाई थी, वो सिंबलाइज कर रहे हैं उसकी लॉन्गिंग, उसकी चाह, उसकी आज़ादी के लिए, उसके पावर के लिए और उसका एस्केप, वो जिस तरीके से भाग रही है अपनी ऑप्रेसिव लाइफ से, अपनी दुखी लाइफ से, उसके जो ये सब जो सह रही है अपने रिश्ते में, ये जो टाइगर्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर, ये जो आंट जेनिफर है उसको चाहिए थी लेकिन अटेन नहीं कर पाई अपनी लाइफ में। तो जो टाइगर्स कंट्रास्ट कर रहे हैं उसकी खुद की फ्रैगिलिटी और उसके रिस्ट्रिक्शंस जो उस पर लगाए गए। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी, ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड लेवल इन द स्टोरी। थर्ड लेवल का सिग्निफिकेंस क्या है स्टोरी में। बेसिकली था तो कुछ भी नहीं, है ना, लेकिन उसके लिए तो सब कुछ था कि भाई कुछ तो है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सिग्निफिकेंस क्या था। अच्छा, सिग्निफिकेंस का मतलब ही नहीं पता होता कईयों को, तो बता दो, चलो मैं बता देती हूँ। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस क्या था थर्ड लेवल का। जो थर्ड लेवल है उसमें रिप्रेजेंट किया गया एस्केप, मतलब भागना एक अलग टाइम पे, एक अलग टाइम में। किससे भागना, कॉम्प्लेक्सिटीज़, ये जो सारे सियापे हमारी लाइफ में चलते रहते हैं, इतनी एंजाइटीज़ हैं, डिप्रेशन है, अपनी ये जो मॉडर्न लाइफ में हमारे साथ, हमारे पास जो ग्रीवेंसेस आ रहे हैं उनसे भागना, एस्केप करना। ये जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है हमारा, उसने बोला कि एक मिस्टीरियस ट्रेन स्टेशन है जो कि उसको पास्ट में ले जाता है।
वो ये दिखाना चाह रहा है कि उसकी जो चाह है, वो चाहता है कि वो बहुत सिंपल लाइफ जीऊँ, मैं बहुत शांति भरी लाइफ जीऊँ। ये जो स्टोरी है ये एक्सप्लोर कर रही है कि किस तरीके से हम भागना चाहते हैं, किस तरीके से हम अपने पास्ट को वापस से जीना चाहते हैं। जो हमारी ह्यूमन नीड है वो शांति चाहती है इस क्योटिक वर्ल्ड में, जो सारा मेसी वर्ल्ड है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नेम इज द टाइगर किंग, रिटन बाय काल्की कृष्णमूर्ति। Question can be like, what message does the Tiger King convey about the nature of human pride? The answer will be, जो टाइगर किंग है यहाँ पे बेसिकली एरोगेंस दिखाई गई है। जो टाइगर किंग था वो बहुत एरोगेंट था, गुस्से वाला था, जिसको अपनी प्राइड में 100 टाइगर्स मारने थे। उसका जो ऑब्सेशन था अपनी सुप्रीमेसी प्रूव करने का कि मैं ही सबसे डोमिनेंट हूँ, वही उसको गिरा गया, वही उसका डाउनफॉल का रीज़न बना। ये जो स्टोरी है ये हमें साफ साफ दिखा रही है कि अगर आपकी पावर एक्सेस हो जाती है, जितनी आपके औकात है नहीं उससे ज़्यादा लोगे तो गिरोगे, सीधी सी बात है, बुरा मानो भला मानो। एंड किस तरीके से जो आपकी अनचेक्ड प्राइड है वो आपकी आयरनी बन सकती है, और उससे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि कुछ भी हो सकता है, अनइंटेंडेड कुछ भी। ठीक है, जो किंग की किस्मत थी वो दिखा रही है साफ सीधी बात कि डेंजर था एंड वो हार ही गया लास्ट में, पावर से भी और सिंहासन से भी। ठीक है जी, अगला चैप्टर हम कर रहे हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी। इसमें मेरे को मज़ा आता था क्योंकि तिशा है ना, तिशा सेम नाम। ओके सॉरी, आज चैप्टर पे आ जाओ जल्दी। क्वेश्चन इज, व्हाट डज द जर्नी टू द एंटार्क्टिक सिंबलाइज इन द स्टोरी? अब यहाँ पे एंटार्क्टिक का क्या सिंबलाइजेशन निकाले यार? था भाई, पढ़ा तो था ना, बता भी दो। तुमसे ना हो पाएगा, हम ही बता देते हैं। आज के लिए तो चल जाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, एग्जाम भी नहीं होना चाहिए, देख के ना पूरी वीडियो। ओके, इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ तिशानी दोशी ने अपना एक्सपीरियंस नरेट किया था एंटार्क्टिका के बारे में। उसको ये हाईलाइट दिखाना था कि प्लैनेट में हम लोगों ने क्या क्या करतूतें कर दी हैं बेसिकली। ठीक है, जितने भी स्यापे हो रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन, ओनली ह्यूमंस। ठीक है जी, तो यहाँ पर वो आगे क्या कह रहे हैं कि जो ये जर्नी है ये सिंबलाइज कर रहा है एक्सट्रीम और अनटच्ड कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस था वो बहुत ही वंडरफुल था। कैसे? क्योंकि उसने वो जगह कभी विजिट नहीं करी थी, उसने फर्स्ट टाइम जब वो देखा शी वॉज अमेज्ड। कुछ जो उसने नेगेटिव पॉइंट्स देखे थे उसमें सिर्फ यही था कि किस तरीके से ह्यूमन ने पूरा एक्सप्लॉइट करके रख दिया प्लैनेट्स को। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द एनिमी बाय पर्ल एस बक। द क्वेश्चन कैन बी, हाउ डज द स्टोरी द एनिमी चैलेंज द नोशंस ऑफ वॉर एंड एनमिटी? अब यहाँ पर उन्होंने वॉर के नोशंस को कैसे चैलेंज किया था भाई? इस चैप्टर में हमें बताया गया कि किस तरीके से युद्ध में कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, किस तरीके से इंटरेक्शन हुआ था किसके बीच, जापानीज सोल्जर और एक डॉक्टर के बीच में ड्यूरिंग किस दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। यहाँ पर स्टोरी रिवील कर रही है कि जो शेयर्ड ह्यूमैनिटी है किसके बीच में, एनिमीज के बीच में, और किस तरीके से जो कंपैशन है नेशनल बाउंड्रीज के पास, उन दो चीज़ों के बीच में ये क्या कर रही है, ह्यूमैनिटी डिस्क्राइब कर रही है। ये चैलेंज कर रही है हेट्रेड को और अंधी ईमानदारी को जो युद्ध के दौरान होती है, की जाती है। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुसान हिल। क्वेश्चन कैन बी, व्हाट डू यू लर्न अबाउट ह्यूमन नेचर फ्रॉम ऑन द फेस ऑफ इट? कैसे, क्या याद किया तुमको, क्या पता चला तुमको ह्यूमन के बारे में, क्या पता चला ह्यूमन कैसा होता है? ओके, ऑन द फेस ऑफ इट पोर्ट्रे कर रहा है इमोशनल लाइफ्स, 2 कैरेक्टर की इमोशनल लाइफ के बारे में बता रहा है। एक तो डिस्गाइज्ड फिगर है और एक बूढ़ा आदमी है ना। स्टोरी एक्सप्लोर कर रही है कि किस तरीके से एक फिजिकल अपीयरेंस पर्सन की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन यहाँ पे ये इस चीज़ पे भी इम्पोर्टेंस दी गई कि इनर स्ट्रेंथ कितना इम्पोर्टेंस रखता है ना, काइंडनेस कितना इम्पोर्टेंस लेकर चलती है, और ह्यूमन कनेक्शन भी एक नाम की चीज़ होती है। तो ये हमें बता रहे हैं कि ट्रू ब्यूटी, एक्चुअल ब्यूटी क्या है, जो कि और उसी ब्यूटी की वर्थ होती है, दैट इज ओनली वर्दी, नॉट योर कॉम्प्लेक्शन डज नॉट कैरी एनी ब्यूटी, एज सिंपल एज दैट। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट चैप्टर इज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड
क्वेश्चन कैन बी व्हाट रोल डज मेमोरी प्ले इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। यहाँ पर मेमोरी ने क्या रोल प्ले किया मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड में, आते हैं आंसर भी। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में दोनों ही ऑथर्स ने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज दिखाई, रिफ्लेक्ट करा कि उनको आइडेंटिटी में, रेस में और कल्चर में कितना इशू फाइंड करना पड़ा। जो उनका नरेटिव था वो एक कंट्रास्ट दिखाने का था कि चाइल्डहुड की इनोसेंस भी चैलेंज और स्ट्रगल फेस करती है ना। उसको अपना फ्यूचर बनाने के लिए भी इतना स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। दोनों ही राइटर्स ने एम्फसाइज किया ये रिमेंबर करने के लिए कि चाइल्डहुड किस तरीके से आपके फ्यूचर या पर्सन की वैल्यू को ग्रोथ देता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। क्वेश्चन कैन बी व्हाट डज द एक्ट ऑफ कटिंग लॉन्ग हेयर सिंबलाइज इन द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। यहाँ पर लंबे बाल काटने का सिंबल क्या है, किस लिए ये करा गया काम, क्या इंपॉर्टेंस कैरी कर रहा है ये। इस चैप्टर में जो कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर था ये एक्ट इसलिए किया गया, ये एक राइट था पैसेज का, ये एक रीत थी और ये अटेम्प्ट किया गया इंडिविजुअल आइडेंटिटी और फ्रीडम दिखाने के लिए। मतलब अगर आपको आज़ादी दिखानी है, अगर आपको खुद की आइडेंटिटी दिखानी है तो आपको अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। देख रहे हो, ये देख रहे हो, फिर तो सोचो हमारा तो क्या ही होता। ओके, द स्टोरी जो फोकस कर रही है एक नेटिव अमेरिकन बॉय के कन्फ्लिक्ट पे जो कि उसकी कल्चरल हेरिटेज और उसकी डिमांड के लिए के बीच में हुआ था, सोसाइटी के बीच में। ठीक है, कहानी ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हो, हम आगे चैप्टर पर सीधा बढ़ेंगे क्योंकि समय की बहुत कमी चल रही है। क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर वी टू आर ह्यूमन बींग्स। What does the essay We Too Are Human Beings reveal about the rights of the disabled? हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, किस राइट्स के बारे में पता चल रहा है डिसेबल्ड के। डिसेबल्ड के क्या राइट्स होते हैं। जो वी टू आर ह्यूमन बींग्स चैप्टर है ये चैलेंज कर रहे हैं सोसाइटल एटीट्यूड्स टुवर्ड द डिसेबल्ड। अगर आप किसी हैंडीकैप को देख लेते हो किस तरीके से बिहेव करते हो, नहीं कुछ भी बोलने की तो जरूरत है नहीं, एक बार अपने दिल में झांक लो किस तरीके से बिहेव करते हो। ठीक है, लड़के स्पेशली विवाद मत करना। देखो आ जाओ आंसर पे आ जाओ तुम। वी टू आर ह्यूमन बींग्स चैलेंजेस द सोसाइटल एटीट्यूड्स टुवर्ड द डिसेबल्ड। ठीक है जी, वही हिंदी मैंने बोली थी। ये दिखा रहा है कि इक्वल राइट्स और डिग्निटी चाहिए भाई उन लोगों को भी जो जिनके पास डिसेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, वो जान के अंधे बहरे गूंगे लंगड़े नहीं हुए हैं, है ना। ये हाईलाइट करता है ह्यूमैनिटी और उनका राइट कि उनको भी अपनी ज़िंदगी उसी तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। ठीक है, ये जो ऐसे हैं ये हमको बेसिकली मार्जिनलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन का तरीके से हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए बेसिकली था और कॉल कर रहा है कि प्लीज़ सोशल चेंज लाना ज़रूरी है। ठीक है, यहीं पे हम अपने इस मुख को विराम देते हैं और चैप्टर्स को भी इतना प्लीज़ कर लेना। ठीक है, आगे हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड कमेंट आने चाहिए इस पे कि कैसी लगी वीडियो और कितना हेल्पफुल था और कितना नहीं भी था। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द नेगेटिव कमेंट्स एज वेल। टूडल्स।